अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कहाँ गए हैं? बेटा, आप में से कितने लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं बताई? कितने लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं किया मेरे साथ? तो बेटा कब करेंगे? जब मैंने आप लोग मंडे को कहा था कि एक आध दिन में कर दें, तो आज फ्राइडे हो गए। ठीक है। और कोई? चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्कस नहीं की। जिन्होंने वो कर लीजिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट अगर नहीं बनाना तो वो भी बता दीजिए, 0 मार्क्स आ जाएंगे। जिन लोगों ने डिस्कस नहीं किया अभी तक प्रोजेक्ट, वो डिस्कस कर लीजिए। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रैक्टिकल एल्गोरिथम स्टार्ट किए थे, और हमने उसकी ये 4 चीज़ें स्टार्ट की थी कि कंप्लीटनेस क्या होती है। कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि आपका मेथड जो है आपको गारंटी दे रहा है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की। अगर वो मौजूद है तो एल्गोरिथम कंप्लीट है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अगर आपका एल्गोरिथम गारंटी दे रहा है आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, और सॉल्यूशन मौजूद है तब गारंटी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब एल्गोरिथम कंप्लीट। एक चीज़ मौजूद है और आपका एल्गोरिथम कहता है कि मैं ला के दूंगा आपको ढूंढ के, तो एल्गोरिथम क्या है? कंप्लीट है। अगर आंसर मौजूद होने के बावजूद भी एल्गोरिथम गारंटी ना दे, तो फिर इसका मतलब वो कंप्लीटनेस नहीं है उसके अंदर। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल का मतलब ये होता है
कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मौजूद हैं तो हाईएस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन अगर आपको ला के दे रहा है तो ऑप्टिमल है। हाईएस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन बेसिकली उसका ताल्लुक इसी चीज़ से है कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कम कॉस्ट का आंसर ला के दें, ठीक है। और टाइम और स्पेस भी मैंने आपको बताया था। अब मैं 2-3 टर्म्स बता रहा हूँ, उसके बाद एल्गोरिथम पे आता हूँ। एक बी इस पर ब्रांचिंग फैक्टर, एक डी है और एक एम है। ये मैं इनको जरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। तो एक बी है, एक डी है और एक क्या है, एम। तो देखिएगा जरा स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से बार बार डिस्कस की है। ये 8 टाइल पजल प्रॉब्लम कहलाती है और मैंने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आपको समझाई भी, ठीक है। 3 1 2 3 कोई भी फॉर्मुलेशन हो सकती है, 5 6 7 8 और ये बीच में सेंटर में मैंने क्वेश्चन मार्क रखा। तो देखिए ब्रांचिंग फैक्टर समझा रहा हूँ मैं आपको बी, आपको एम समझा रहा हूँ मैं, आपको डी समझा रहा हूँ। इस डायग्राम से तो आपको बी समझ में आएगा और डेप्थ और जो वो एम है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँ। देखिए ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब, ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मतलब किसी प्रॉब्लम के अंदर किसी भी नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने निकल सकते हैं, वो उस प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने निकल सकते हैं, वो उस प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है। इसका मतलब है हर प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर अलग होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त अगर मैं 8 टाइल पजल खेल रहा हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, मैं क्या क्या मूव कर सकता हूं। इस वक्त अगर मैं 8 टाइल पजल गेम खेल रहा हूं और मुझे इस बोर्ड को मूव करना है तो बताएं मेरे पास कितने ऑप्शन हैं। कहा ने आंसर किया 4, बाकी सबको समझ में आई ये बात। इस वक्त अगर मैं 8 टाइल पजल खेल रहा हूं और मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं। जी बाकी सबका क्लास में नहीं है। जी बाकी सब क्या क्लास में नहीं है। जैन ने भी आंसर किया है 4, कहा ने भी आंसर किया है 4, बाकी लोग अनस, हसन, शाहिद, तहरीम, फाइद, 4, सब लोग 4 बता रहे हैं। ये बात क्लियर है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर मूव परफॉर्म करूं तो 6 इधर आ जाएगा, या 5 इधर आ सकता है, या 2 इधर आ सकता है, या 8 इधर आ सकता है। मतलब इसके कितने चाइल्ड बन सकते हैं इस वक्त 4। क्योंकि फर्स्ट मैं क्वेश्चन मार्क को इधर कर दूं और 7 को सेंटर में कर दूं, अब कितने ऑप्शन है मेरे पास, अब कितने ऑप्शन है, 3 तो नहीं है, 2 है, ठीक है। क्योंकि अप डाउन मूव होता है, इसमें डायगोनल मूव अलाउ नहीं है। तो कितने मूव है, 2। अगर मैं फर्स्ट करें क्वेश्चन मार्क को इधर कर दूं तो इस वक्त कितने मूव है, यहाँ पर 3 मूव है, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम चाइल्ड कब बनेंगे, जब क्वेश्चन मार्क कहां पर हो, इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम चाइल्ड कब बनेंगे, जब क्वेश्चन मार्क कहां पर हो, सेंटर में। तो मैक्सिमम चाइल्ड कितने बन रहे हैं, 4। इसका मतलब है किसी भी इंस्टेंट पे 4 से ज्यादा चाइल्ड नहीं बन सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। किसी भी इंस्टेंट पे 4 से ज्यादा चाइल्ड नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्रांचिंग फैक्टर कितना है बेटा, 4 है। ब्रांचिंग फैक्टर क्लियर हुआ। अब अगर मैं फर्ज करें आपके साथ गेम नहीं खेल रहा, मैं आपके साथ बाइनरी ट्री शेयर करूं, बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री में किसी भी नोड के मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, तो उसका ब्रांचिंग फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। क्लियर हो गई बात। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब क्या है, अब जरूरी नहीं है हर नोड पे 2 जनरेट हो रहे हो, कहीं पर एक भी हो रहा होता है और कहीं पर सिफर भी हो रहा होता है। इज इट क्लियर। किसी भी नोड पर किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी नोड से मैक्सिमम चाइल्ड जितने जनरेट हो रहे होते हैं वो उस प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर किसी भी स्पेसिफिक नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं वो उसका ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है।
बस करिए कराची शहर के अंदर सारी जो स्टॉप्स है वो ऐसे हैं कि उनमें 4 रूट निकलते हैं। किसी भी स्टॉप पे खड़े हो वहां से सिर्फ 4 रूट निकलते हैं, कहीं से 2 निकलते हैं, कहीं से 3 निकलते हैं। तो मैक्सिमम रूट कितने निकल रहे हैं? 4। तो इसका मतलब है कराची शहर में जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो 4 है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता है कुछ चौरंगियां या कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ पर 5-5, 6-6 रास्ते निकल रहे होते हैं। जैसे अंडा मोड़ के बारे में मशहूर है कि अंडा मोड़ को 6-7 रास्ते निकलते हैं वहाँ पर, तो इसलिए उसको अंडा मोड़ जो है वहाँ पर 6। तो मैं कहूँगा भाई कराची शहर का ब्रांचिंग फैक्टर चाहे एक जगह से 6 निकल रहे हो, जरूरी नहीं हर नोड से 6 निकल रहे हो, तो मैं कहूँगा ब्रांचिंग फैक्टर कितना है? 10, सॉरी 6। चेस खेल रहा होता हूँ, चेस खेलते वक्त आपके पास कितने मूव्स होते हैं? जब आपकी बारी आती है आपके पास कितने सारे मूव्स होते हैं परफॉर्म करने के? जी हाईएस्ट लेंगे। आप जब चेस खेल रहे होते हैं आपके पास कितने सारे मूव्स होते हैं परफॉर्म करने के? तो वो सारे मूव्स काउंट कर लें, वो उसका ब्रांचिंग फैक्टर है मैक्सिमम। टिक टेक टो खेल लें, शुरू में आपके पास 8 चाइल्ड बनते हैं, आपकी बारी जब होती है 9 चाइल्ड बनते हैं, तो उसका ब्रांच। तो हर प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है? अलग होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर ये है। अब हमने अपनी स्लाइड के अंदर एक चीज डिस्कस की थी आप लोगों से, वो ये है कि डेप्थ और डी और एम क्या है। डी और एम कोई मुश्किल चीज नहीं है। डी क्या है? द डेप्थ ऑफ द शैलेस्ट गोल डॉट। इसका मतलब है, अगर सबसे पहले तो आप एम समझिए। एम क्या है? कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर कितनी लेवल्स बन रहे हैं। मतलब आपने एक से दूसरा बनाया, ट्री के लेवल्स होते हैं, ट्री के जो लेवल्स होते हैं, तो मैक्सिमम लेंथ जो होती है किसी भी स्टेट स्पेस के अंदर वो कहलाती है। तो मतलब है अगर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो मेरे पास टोटल 50 लेवल बन गए, तो एम की वैल्यू कितनी है? 50। आर यू गेटिंग मी? ट्री की बात कर रहा हूँ। ट्री में एक नोड से दूसरी नोड पे जाते हैं तो लेवल चेंज होता है, तो जितने लेवल्स टोटल है वो क्या कहलाएंगे? एम कहलाएंगे। जितने लेवल्स टोटल है वो क्या कहलाएंगे? एम कहलाएंगे। ये क्लियर हो रही है बात? जितने लेवल्स बनेंगे वो क्या कहलाएगा? एम कहलाएगा। क्लियर हो रही है ना ये बात? ये तो मुश्किल बात नहीं है। देखें आपके 50 लेवल है तो एम की वैल्यू क्या? 50। अब आते हैं डी क्या होता है। ये 3 टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग शायद हमें कोई काम करना पड़े आगे। डी क्या है? डी का मतलब है डेप्थ ऑफ द शैलेस्ट गोल नोड। अब डेप्थ का मतलब क्या है? डेप्थ का मतलब वही है, लेवल की बात हो रही है। लेकिन अगर आपके पास 50 एम है तो हो सकता है आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो एक से ज्यादा जगह पे पड़ा हो। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो सकता है वो एक से ज्यादा जगह पे पड़ा हो या एक ही जगह पे पड़ा हो। फर्स्ट करें एक आंसर आपका पड़ा हुआ है 10 डेप्थ पे और एक आंसर पड़ा हुआ है आपका 15 डेप्थ पे। टोटल वैल्यू कितनी है? 50। टोटल लेंथ कितनी है? 50। टोटल लेवल कितने हैं? 50। एक आंसर पड़ा हुआ है 10 डेप्थ पर और एक आंसर पड़ा हुआ है 20 डेप्थ पर। तो डी की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। डी की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन की डेप्थ जो होती है वो डी कहलाती है। लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन की जो डेप्थ होती है वो क्या कहलाती है? डी कहलाती है। इज इट क्लियर? अगर आपका आंसर एक से ज्यादा डेप्थ पे पड़ा हुआ है तो कम वाली डेप्थ जो है वो डी कहलाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। ये कोई ऐसी टाइम और स्पेस जो है वो मेजर कैसे किए जाते हैं मैं पिछली क्लास में थोड़ा सा आइडिया भी दे चुका हूँ। नंबर ऑफ नोड्स जो होती है जनरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द सर्च, जितनी नोड्स आप जनरेट कर रहे हैं सर्च के दौरान वो टाइम कहलाता है। और जितनी नोड्स को आप स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में वो क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। अभी मैं आपको बीएफएस की एग्जांपल करवाता हूँ तो थिंग विल बी गेटिंग क्लियर। तो पहले बीएफएस समझ लेते हैं। स्लाइड में मैंने करवा तो दिया था लेकिन वो मैं दोबारा से बोर्ड पे करवा दूँ। अच्छा, सर्च के 2 मेथड है बेसिकली। अगर जनरल कैटेगरीज करें, एक कहलाती है अनइन्फॉर्म, दूसरी कहलाती है इन्फॉर्म या ह्यूरिस्टिक। अनइन्फॉर्म को ब्लाइंड भी कहते हैं, ब्लाइंड सर्च। अब ये क्या होता है अनइन्फॉर्म, पहले हम ये देख रहे हैं, फिर अनइन्फॉर्म के अंदर 5 एल्गोरिथम है, हमें वो डिस्कस करना है और ये बहुत आसान एल्गोरिथम है। ठीक है। तो अनइन्फॉर्म सर्च की अगर हम बात करें तो नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द, मतलब आप इसको इस तरह से पिक कीजिए कि आपको एक इनिशियल स्टेट दे दी और एक गोल स्टेट दे दी और आपसे ये कहा कि भाई मुझे ये ढूंढ के बता दो। आप जब सर्चिंग कर रहे हैं ट्री के अंदर, जाहिर सी बात है आप एक नोड से दूसरी नोड पर विजिट भी करेंगे, सारे काम करेंगे, आपको नहीं पता होता कि आप जिस नोड पे भी विजिट कर रहे हैं क्या वो आपको आपके गोल से करीब लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है। क्या वो आपको आपके गोल से करीब लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है?
मतलब आप ब्लाइंड सर्चिंग कर रहे होते हैं, आप हर नोड पे विजिट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। आपके दिमाग में क्या होता है, बस इस नोड पे पहुंच जाऊंगा तो पूछूंगा भाई तुम मेरा आंसर हो या नहीं। नोड पे जाने से पहले आपको पता नहीं होता, नोड पे जाने से पहले आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती यार कि जिस नोड पे मैं जा रहा हूँ क्या वो मुझे मेरे गोल से करीब लेके जाएगा या दूर लेके जाएगा। मतलब क्या है, ब्लाइंड सर्च हो रहा होता है, एल्गोरिथम ने कह दिया भाई ऐसे सर्च। आप एक मार्केट में गए, आपको हमें बताया कि भाई उस मार्केट में शुरू में जो है वो बुक शॉप्स नहीं है, शुरू में कपड़े की शॉप्स है, उसके बाद जो है वो फर्नीचर की शॉप्स है, उसके बाद जो है बुक शॉप्स। अब होना तो ये चाहिए कि भाई कोई आपको बता दे कि भाई बुक शॉप्स तो आगे आगे जाके मालूम कर लो, नहीं। अगर एल्गोरिथम ब्लाइंड है तो वो जाएगा, उसको पता ही नहीं है, वो जाके खड़ा हो जाएगा फर्नीचर की शॉप पे, तो बोलेगा भाई क्या आपके पास बुक्स मिलती हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड है। मतलब दुकान पे जाने से पहले उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, दुकान पे जाके वो फिर कंफर्म करेगा, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट। तो मतलब ये कि ब्लाइंड सर्चिंग हो रही होती है। आज गेटिंग माय पॉइंट। नोट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उस जगह पे जाके मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ब्लाइंड सर्च जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली करेगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना बीएफएस डीएफएस, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें अनइन्फॉर्म्ड सर्च में जो पहला एल्गोरिथम है उसका नाम है बीएफएस, और शायद उस दिन हमने देख भी लिया था थोड़ा सा, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बीएफएस कैसे काम करता है। बीएफएस का पहले एल्गोरिथम देख लें, और फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि किस तरीके से ये काम करता है। सब ये काम करता है लेवल ऑर्डर। मतलब क्या है कि ये कहता है रूट से स्टार्ट करूंगा, और रूट के बाद फर्स्ट लेवल की तमाम नोट्स को चेक करूंगा, फिर सेकंड लेवल की, एंड सो ऑन, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में चेक करूंगा, लेवल ऑर्डर डायवर्टिंग करूंगा। लेवल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो लेवल पहले आता है उसको पहले चेक करेगा लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद नीचे वाले लेवल। ठीक है, ये देखिएगा एग्जाम्पल जो आपकी बोर्ड पे दिख भी, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रही है। सबसे पहले इसने ए को विजिट किया, अब जैसे इसने ए को ओपन किया इसका मतलब है ए को जनरेट कर दिया। जैसे ही इसने ए को ओपन किया इसका मतलब ए को जनरेट कर दिया, तो इसने अभी एक नोट चेक की। अब ये बी पे खड़ा हुआ है, अब ये बी पे आया, देखें सबसे पहले इसने ए को विजिट किया और ए को ओपन कर दिया। जैसे इसने ए को ओपन किया तो ए के दो चाइल्ड बन गए। इसका मतलब क्या है कि ए को सिर्फ ओपन किया है, बी और सी को ओपन नहीं किया, इनको सिर्फ जनरेट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनके पास चला गया हूँ, मैं ए पे खड़ा हूँ। अब मैं बी पे आया, जैसे ही मैंने बी पे चेक किया तो मैंने बी के चाइल्ड जनरेट कर दिए, लेकिन ये पहले कहता है कि मैं सेकंड लेवल को पूरा फिल करूंगा, तो ये सी पे आया। अगर फर्स्ट करें एक चाइल्ड और होता उसको भी चेक करता, एक चाइल्ड और होता उसको भी चेक करता, किस ऑर्डर में करता, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ जाता। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है, देखिए उस तरह से। क्लियर हो रही है बात? ये शायद पिछली क्लास में बताया भी था। चलिए मैं आपको बोर्ड पे एक चीज समझा देता हूँ। देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल लिए मैंने, ठीक है, रैंडम लिए स्टेट्स। अब ये इसका ऑर्डर क्या होगा विजिट करने का, इसका ऑर्डर होगा भाई सबसे पहले ये ए पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर ई, फिर एच, फिर आई, फिर जे। किस तरह से विजिट करेगा। हाँ कोई मसला नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं होता, कोई चीज रिपीट हो रही है तो हो सकती है, आपका आंसर एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है ना, आपका आंसर एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। सही भाई। तो हमें पता है, लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ कि ये एल्गोरिथम जो है बीएफएस का वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है क्यू स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है? क्यू स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है? क्यू स्ट्रक्चर, ठीक है।
कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है? क्यू स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब ये जो चीज है ना, ये जो मैंने एरे बनाया, इस एरे को एक कॉमन नाम दे देते हैं, फ्रिंज। क्या कहलाता है? फ्रिंज। FRINGE, ये फ्रिंज कहलाती है। इस फ्रिंज को जो इन्होंने नाम, अब इस फ्रिंज के अंदर आप कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज कर लो, स्टैक यूज कर लो, क्यू यूज कर लो, लेकिन फॉर BFS हम क्या यूज करते हैं? क्यू यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो हो रहा है फीफो। कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है? फीफो। लेट सपोज हमें ई को सर्च करना है, हमारा आंसर क्या है? ई। ट्रैवर्सिंग पाथ ये होगा। तो ये क्या करेगा? देखिए अगर आप गौर से, सबसे पहले ये अपने रूट को क्यू के अंदर इंसर्ट कर देगा, और अपने रूट को क्यू के अंदर इंसर्ट करने के बाद एल्गोरिथम की लॉजिक ये है कि जो रूट मिला है उसको क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो, फिर एक करके डिलीट करो। तो क्यू को डिलीट किया यहाँ से, और जैसे ए को डिलीट किया, ए से कंफर्म किया कि भाई ए को ई से मैच किया, ए को ई से मैच किया, ए और ई बराबर नहीं है, तो इसने कहा कि ए के चाइल्ड्स को क्यू के अंदर स्टोर कर दो, मतलब फ्रिंज के अंदर स्टोर कर दो। किस तरह से? कि लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। अगर चाइल्ड दो से ज्यादा है तो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करो, राइट मोस्ट सबसे लेफ्ट राइट पे आएगा। ये देखें, सबसे पहले आपने बी रखा, फिर सी रखा। सबसे पहले आपने बी रखा, फिर क्या रखा? सी रखा। इज इट क्लियर? लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करो, राइट मोस्ट बाद में आएगा। सही है? जरूरी नहीं है कि दो चाइल्ड हो, जितने भी चाइल्ड हो वो सारे इस ऑर्डर में आप सेव करेंगे। फिर आपने क्या किया? अगेन क्यू से एक मेंबर मांगा, बी बाहर आया, बी को ई से मैच किया, बी को ई से मैच किया, बी मैच नहीं हो रहा, तो बी के चाइल्ड को हमने स्टोर करवाना है। तो बी के चाइल्ड किस ऑर्डर में आएंगे? लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। फिर दोबारा क्यू पे गए और क्यू से एक और मेंबर मांगा, तो क्यू में क्या रखा हुआ है? सी रखा हुआ है, सी को बाहर लिया है, और सी के चाइल्ड्स को हमने कहाँ रख दिया? क्यू के अंदर, एफ और जी। फिर हम फिर आए, फिर हमें क्या मिला? डी मिला। तो डी हमने, तो ये जो बाहर निकल रही है ना चीजें, ये जनरेट हो रही है। ये जो बाहर निकल रही है चीजें जनरेट हो रही है, ये जो अंदर रखी है स्टोर हो रही है। ये जो बाहर निकल रही है जनरेट हो रही है, अंदर जो रखी है क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। डी के चाइल्ड कौन है? ई और एच। दोबारा से रख दिया ई और फिर एच, और फिर हम जब आए तो हमें क्या मिल गया? ई। तो हमने ई से बात कर ली। तो जितनी नोड्स आपने जनरेट की हैं, जितनी नोड्स आपने जनरेट की हैं वो क्या है? वो आपके पास जितनी नोड्स आपने जनरेट की हैं वो क्या है? वो आपका टाइम है, क्योंकि इनसे आप बात कर चुके हैं। जितनी नोड्स आपने जनरेट की हैं वो क्या है? आपका टाइम है। और जितनी नोड्स को आप स्टोर कर रहे हैं ये आपका क्या है? स्पेस है। जितनी नोड्स आपने जनरेट की हैं वो क्या है? आपका टाइम है। और जितनी नोड्स को आप स्टोर कर रहे हैं वो क्या है? आपका स्पेस है। ये पिछली क्लास में मैं यहाँ तक करवा चुका हूँ। सही है? तो पिछली क्लास में भी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वहां से जाके देखिए, पढ़ के आया करें पिछली क्लास का, ताकि मुझे ये रिवाइज ना करना पड़े। ये फिजिकल क्लास तो है नहीं कि हम चीजें मैनेज कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से कॉर्पोरेशन ये चाहिए होगा कि आप पढ़ के आया करें पिछली क्लास का, क्योंकि मैं हाथ के हाथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता हूँ अपलोड। सही है? अब आ जाते हैं कि टाइम और स्पेस क्या है। तो देखें टाइम क्या है, ये जो आपने नोट जनरेट की है, और स्पेस क्या है, ये जो आपने रखा है, ये कहलाता है आपका BFS। ये फ्रिंज के अंदर क्या यूज करता है? ये फ्रिंज के अंदर यूज करता है क्यू स्ट्रक्चर। बस जिस नोड को भी आप विजिट कर रहे हैं उसके चाइल्ड को आप रखते रहें क्यू के अंदर, किस ऑर्डर में? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट चाइल्ड पहले आएगा, राइट चाइल्ड क्या आएगा? बाद में आएगा। लेफ्ट चाइल्ड पहले आएगा, राइट चाइल्ड क्या आएगा? बाद में आएगा। अब आपसे सवाल ये है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट और ऑप्टिमल क्या होता है, और आज भी बताया था। आप सोच के बताइए कि आपके ख्याल में ये एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है, और फिर जब ये बता देंगे तो फिर आपने मुझे ये बताना है कि ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल है या नहीं। ये एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है, और ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल है या नहीं है। कंप्लीट की डेफिनेशन क्या थी? कंप्लीट की डेफिनेशन क्या थी? ये पिछली क्लास में समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में।
जी कंप्लीट की डेफिनेशन क्या थी? तो आप दे दो दानिश, आप दे दो लिंक। हाँ आंसर ला के दे अगर हो तो, ठीक है। आंसर अगर है तो गारंटी देके मैं ला के दूंगा हर वक्त। अब बताइए कि आपका एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है, और सिर्फ इस प्रॉब्लम पे नहीं सोचेंगे, एक ओवरऑल अपने दिमाग को बनाए कोई सिनेरियो कि भाई हर सिनेरियो में आंसर ला के देगा। जी फरमाइए। कहा कह रहे हैं कंप्लीट है, बाकी लोग कौन ला कह रहे हैं कंप्लीट है? जी बाकी लोग आकिब, हम्माद, हमना, रामीन, रोशनी, जी और कौन कौन है? हुसैन, इफ्रा, फाइक, कंप्लीट है। सब लोग कह रहे हैं कंप्लीट है। देखिए कंप्लीट क्यों है, अब आप सोचिए लॉजिक से। ये हर लेवल को मेक श्योर कर रहा है, ये हर लेवल को मेक श्योर कर रहा है, हर लेवल को मेक श्योर कर रहा है ना, ये किसी को छोड़ ही नहीं रहा। तो अगर एक चीज मौजूद होगी तो ये लाजमी सी बात है, क्योंकि ये हर लेवल को मेक, ये एक ऐसा कस्टमर है, ये एक ऐसा कस्टमर है कि जो मार्केट में जाके कोई दुकान नहीं छोड़ रहा, हर दुकान पे लाइन से जा रहा है। तो अगर मार्केट में वो चीज मौजूद होगी तो इसको मिल जाएगी बिल्कुल, और जहां भी लेवल के हिसाब से रहा है किसी नोट को छोड़ देगा। क्लियर हो रही है बात? ये जब मार्केट में जाएगा और उसको कोई चीज चाहिए होगी तो ये हर दुकान पे लाइन से जा रहा है, क्योंकि ये लाइन से जा रहा है तो अगर वो चीज दुकान पे मार्केट में मौजूद होगी तो इसको लाजमी मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताइए ऑप्टिमल है या नहीं? ऑप्टिमल की डेफिनेशन भी क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि ऑप्टिमल वो होता है कि जो बेहतर आंसर लाके दे। बेहतर क्या होता है? कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिमल है और कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिमल नहीं है? तो ऑप्टिमल है कितने लोग कह रहे हैं? नहीं है। कहा और अम्माद कह रहे हैं नहीं है। जी और बाकी? ऑप्टिमल नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी सब? जी बाकी लोग? अच्छा जी, कंप्लीट बट नॉट ऑप्टिमल। बेटा ये ऑप्टिमल है, ठीक है। आप मुझे बताइए आपको इस वाली प्रॉब्लम में जो भी करवाया था क्या चाहिए था? तो ई कहाँ कहाँ रखा हुआ था? कौन कौन से लेवल पे रखा हुआ था? एक सेट, एक डेप्थ 2 पे रखा हुआ था, एक डेप्थ 3 पे रखा हुआ था, ऐसा ही है। कौन कौन सी डेप्थ पे रखा हुआ था? एक 2 पे और एक 3 पे। तो इसने कौन सा लाके दिया? 2 वाला 3 वाला? कौन सा लाके दिया? 2 वाला 3 वाला? तो फिर ये ऑप्टिमल नहीं हो। कहाँ गया थर्ड पर? ये कहा रसूल थर्ड पर तो नहीं गया, ये थर्ड को तो उसने स्टोर करवाया है। ये थर्ड पे कहा गया? देखिए जो चीजें ऊपर लिखी है ना ABCDE, ये यहाँ तक गया है बस, बाकी चीजें इसने स्टोर करवाई है। भाई आपको फर्स्ट करें डायरेक्ट रोड जाना है, आपने घर से निकले, आप रास्ते में जो जो ऑप्शन थे अपने दिमाग में तो रखेंगे, लेकिन तारीख रोड आप डायरेक्ट पहुंच गए। आपके बीच में आपने देखा कि भाई तकियासन से 5 रास्ते निकलते हैं, मैं तकियासन तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, तकियासन से 5 रास्ते निकलते हैं, नीपा से 5 रास्ते निकलते हैं, सिविल सेंटर से 4 रास्ते निकलते हैं, यहाँ से 3 रास्ते, लेकिन आप तारीख रोड सीधे चले गए। तो आपने क्या सब पे गए हो? आप सपूरा भी देखा था आपने रास्ते में कि भाई नीपा से सपूरा आता है, लेकिन आप वहां तो नहीं गए। ये हो रही है बात? तो ये इसने आंसर जो आपको लाके दिया वो कौन सा लाके दिया है? अच्छा एक चीज इसमें और ऐड करनी है कि देखिए ये ऑप्टिमल क्यों है, इसको जरा देखिए गौर से। अभी आपके पास ए से बी जाने की कॉस्ट लिखी हुई है। अभी आपके पास जिन जिन लोगों ने नहीं आंसर किया था ना उन सबसे बात कर रहा हूं ताकि वो सुकून से देख लें। ए से बी जाने की कॉस्ट लिखी हुई है? नहीं ना? तो जब कोई कॉस्ट गिवन नहीं होती तो तमाम कॉस्ट को हम क्या ले लेते हैं? 1, मतलब इक्वल ले लेते हैं। ये जब कोई कॉस्ट गिवन नहीं होती
तो तमाम कॉस्ट को हम क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। तो देखें यहां से यहां जाने की कॉस्ट, इसने मुझे ये वाला आंसर बताया तो 1 और 1 कितना हो गया 2। इसने मुझे ये वाला आंसर बताया तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ऐसा ही है जी, बाकी लोग जी ठीक है। और अगर ये वाला आंसर बताया तो 3 है, तो इसने मुझे 2 आंसर बताया, इसका मतलब ये ऑप्टिमल है। लेकिन फर्ज कर लें कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट गिवन होती। कॉस्ट गिवन का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब है हर एक्शन की अलग अलग कॉस्ट होती। लाइक मैं कंप्लीट तो नहीं लिख रहा, फर्ज करिए यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 25, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 10, सही है। तो आप मुझे बताइए कि इस वाले आंसर तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 30, और इस वाले आंसर तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 20। ऐसे ही है, तो दोनों आंसर की कॉस्ट अलग अलग हो गई। अब ये हमें कौन सा आंसर ला के दे रहा है, ज्यादा वैल्यू नहीं, ज्यादा वैल्यू वाला ला के दे रहा है 30 वाला, तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल नहीं है। पहले ऑप्टिमल था जब कॉस्ट बराबर थी, अब कॉस्ट बराबर नहीं है तो ये ऑप्टिमल आंसर नहीं ला के दे रहा है। इसकी लॉजिक ये है। तो इस चीज में हम ये ऐड करेंगे सर, ये ऑप्टिमल तो होता है लेकिन कब होता है, जब व्हेन कॉस्ट इज इक्वल ये ऑप्टिमल कब होता है, जब कॉस्ट क्या होती है बराबर होती है। ऑप्टिमल व्हेन स्टेप कॉस्ट इज इक्वल। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल ऐसे ही है, ऑप्टिमल कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो आप जब भी इसके बारे में लिखेंगे कि ऑप्टिमल है तो आप ये लिखेंगे कि सर ये ऑप्टिमल फ्रीज तब होता है जब स्टेप कॉस्ट क्या होती है इक्वल होती है। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई ये बात। ये ऑप्टिमल जब होता है जब स्टेप कॉस्ट क्या होती है इक्वल होती है। एक चीज जल्दी से देख लें, इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए ऑप्टिमल आंसर कर रहा है जब स्टेप कॉस्ट क्या है इक्वल है, और डिसएडवांटेज क्या है इसका, देख लें जो स्पेस। आपको ब्रांचिंग फैक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है कि मैक्सिमम चाइल्ड किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कितने जनरेट हो सकते हैं, मैक्सिमम चाइल्ड किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कितने जनरेट हो सकते हैं। तो हमने एक सिनेरियो लिया हुआ है, उस सिनेरियो के ब्याज पे आप ये सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम में ब्रांचिंग फैक्टर है 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर नोड से मैक्सिमम 10 चाइल्ड निकल सकते हैं। हर नोड से मैक्सिमम कितने चाइल्ड निकल सकते हैं 10 चाइल्ड निकल सकते हैं। इस सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिएगा प्लीज। ये देखिए एक प्रॉब्लम है जिसमें ये मैं नंबर असाइन कर रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है रूट के कितने चाइल्ड हो गए 10, इसके कितने चाइल्ड हो गए 10 हो गए। अब हर नोड के 10 चाइल्ड हैं, तो इसका मतलब है इसके भी 10 होंगे, इसके भी 10 होंगे, इसके भी 10 10। तो इस लेवल पे कितने हैं 10, थर्ड लेवल पे कितने होंगे 100। ऐसा ही है, बात समझ में आ रही है, थर्ड लेवल पे कितने होंगे 100। अरे 10 है यार, 10 है, 10 है, 10। मैंने सब नहीं बनाया, गलती हो गई मुझसे, आप 11 लिख लीजिए। तो ये नंबरिंग का मसला नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। तो हर किसी के 10 है, तो थर्ड लेवल पे कितना होगा 100, तो फोर्थ लेवल पे कितना होगा 1000। ऐसा ही है, और अगर फिफ्थ लेवल पे हो तो कितना जाएंगे 10,000। सपोजिशन है ये। अब आप आइए कि आपको एक आंसर ढूंढना है जो कि फर्स्ट सेकेंड नहीं है ऐसे, तो मुझे एक आंसर ढूंढना है जो कि यहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है थर्ड लेवल पे। मुझे जो आंसर ढूंढना है वो कहां रखा हुआ है थर्ड लेवल पे। अब देखिए मैं स्टोर करवा रहा हूं, तो जैसे ही मैं रूट को बात करूंगा रूट बोलेगा मेरे 10 चाइल्ड स्टोर कर लो। ऐसा ही है, रूट के कितने चाइल्ड स्टोर हो जाएंगे 10, ये 10 का मतलब है 10 चाइल्ड स्टोर होगा। फिर जैसे ही मैं सेकंड लेवल पे आऊंगा ये 10 लोगों के कितने चाइल्ड स्टोर हो जाएंगे 100। जैसे ही मैं सेकंड लेवल पे आऊंगा 10 लोगों के कितने चाइल्ड स्टोर हो जाएंगे 100। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। बीएफएस में क्या होता है, बीएफएस में आप स्टोर कर रहे होते हैं चाइल्ड्स को। मेरा आंसर यहाँ पड़ा हुआ है इस जगह पर,
इस जगह पर। जैसे ही मैं थर्ड लेवल पे आऊंगा तो मैं 1000 चाइल्ड स्टोर कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? तो कितने लोग हो गए? तकरीबन 1100 के करीब लोग हो गए। स्टोरेज में कितने लोग हो गए? 1100 के करीब लोग हो गए। और आपका आंसर कितनी दूर पड़ा हुआ था? 1 2 3 4, 4 स्टेप दूर है आपका आंसर। कितनी दूर है? 1 2 3 4। लेकिन उस चौथे आंसर तक 4 स्टेप दूर पहुंचने के लिए आपको स्टोरेज कितनी करनी पड़ी? कितनी करनी पड़ी? तकरीबन 1100, 1000 या 1100 तकरीबन। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी दोबारा समझाऊंगा मैं, मीटिंग तरह दोबारा कनेक्ट करते हैं 5 मिनट में, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 40 मिनट होगा, 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लेंगे।